हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्राची और आज हम लेकर आ रहे हैं सेकंड पार्ट, जो कि हम कवर कर रहे हैं साइंस की घटना चक्र बुक को। तो उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कार्य का मात्रक होता है, यूनिट क्या होती है वर्क की। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क यानी कि कार्य का मात्रक। तो हम सभी को पता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इस पर बात अगर हम करें तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना आपको ये ध्यान रखना है। बल क्या होता है, बल की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सॉरी, कार्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। और बल की क्या होती है, न्यूटन होती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को, तो हर्ट्ज में। आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, यानी कि आवृत्ति मापी जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बुक में ये है कि यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। एक आपने सुना है प्रतिरोध, जिसको हम आर से लिखते हैं, और उसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है ओम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। और प्रतिरोध जो आर होता है उसकी क्या होती है, ओम होती है। आई होप आपको इतना यहाँ पर समझ आया होगा। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, विद्युत प्रतिरोध तो आर होता है, और जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, जो कि क्या होता है, आर इंटू ए बाई एल। तो यहाँ से जो इसका यूनिट आता है वो क्या आता है, ओम मीटर आता है। इतना आई होप आपको क्लियर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है, कोई दूरी है या समय है या आयु है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। तो प्रकाश वर्ष की जो इकाई है वो दूरी है, यानी कि दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट में भी आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, इतना आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अगेन आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रकाश वर्ष हमने अभी पढ़ा है किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ये कोई समय नहीं है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी होती है, ये दूरी की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। फिर से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितनी बार जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, उसी लिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यहाँ पर दूरी का मात्रक है, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। देखो, पारसेक जो है, पारसेक भी एक यूनिट है किसको मापने की, दूरी को मापने की। तो एक पारसेक किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा है। तो एक पारसेक 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, ये पारसेक किसका मात्रक है। तो हमने अभी देखा है ये दूरी का मात्रक है, दूरी की यूनिट है पारसेक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पारसेक किसकी यूनिट है, दूरी की यूनिट होती है।
नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, यानी कि किस यूनिट को हम अगर 0.39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंच मिल जाएगा, तो सेंटीमीटर को। ठीक है, सेंटीमीटर को अगर आप 0.39 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इसकी जो वैल्यू है वो इंच में मिल जाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, 0.39 इंच। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, 0.39 इंच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में आपको बतानी है, तो फीट को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम आगे देखें इसका सोल्यूशन में, तो यहाँ पर आप देखिएगा 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। और 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, 0.305। ठीक है, 1 नैनोमीटर में इतने मीटर और 1 फीट में इतने मीटर होते हैं। तो 1 फीट में कितने नैनोमीटर होते हैं, इतने। और अगर आपको 6 फीट का निकालना है तो आप 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये यूनिट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁻9। और 1 फीट में कितने मीटर, 0.305। तो इसको आपने किस में चेंज कर लिया, नैनोमीटर में। और 6 फीट की वैल्यू आपको निकालनी थी तो 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 नैनोमीटर में सेंटीमीटर अगर पूछे तो 2 ज़ीरो और वो हो जाएंगे यहाँ से, तो ये 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में तो 10⁻⁻9 होता है, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट की बात करते हैं, नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एम्पियर किसकी इकाई है, आपसे पूछा जा रहा है एम्पियर किसकी इकाई है, तो विद्युत धारा की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किस में मापा जाता है, एम्पियर में। तो आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक करंट किस में मापा जाता है, एम्पियर में। एम्पियर किसकी इकाई है, विद्युत धारा की, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की। इसके बाद है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है क्या। देखो, जो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है क्या है, उत्पादित की जाती है। जितनी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उत्पादित हो रही है, वो किस में मापते हैं, मेगावाट में। किस में, मेगावाट में। आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इनको मैच करना है। ठीक है, जैसे कौन सा किसकी यूनिट है आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले जो हमें नॉर्मली आता है, पता है, इजी है, उसको हम मैच करें अगर, तो बल का हमने क्या देखा है, न्यूटन देखा है। तो बल किसकी इकाई है, न्यूटन। कार्य क्या होता है, जूल में मापा जाता है। त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आवेग क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है ना। इसको यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो, त्वरण क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन। कार्य होता है जूल में और आवेग होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये इजी था, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो निम्नलिखित एसआई यूनिट्स में कौन सा सुमेलित नहीं है, कि कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। तो देखो, कार्य जूल में है बिल्कुल, बल न्यूटन में है, द्रव्यमान किलोग्राम में है, दाब डाइन में नहीं होता है। ठीक है, ये रॉन्ग है, दाब डाइन में नहीं होता है। दाब का जो एसआई मात्रक है वो होता है पास्कल होता है। ठीक है, दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। दाब की पूछ ली जाती है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इनमें से किस राशि का मात्रक नहीं होता है, तो प्रतिबल का होता है, बल का होता है, दाब का भी हमने पास्कल पढ़ा है। विकृति की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इसकी कोई विमा यानी कि डायमेंशन भी नहीं होती, ध्यान रखना है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको मैच करना है। ठीक है, जैसे वॉट में क्या होता है, नॉट में क्या होता है, नॉटिकल माइल क्या होता है, और कैलोरी क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि कैलोरी में तो हम मापते हैं ऊष्मा को, वॉट में शक्ति को। ठीक है, अब दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ रह जाते हैं। ठीक है, वॉट में हमने क्या मापा, शक्ति को। ठीक है, और कैलोरी में ऊष्मा को। ये हमारा इतना क्लियर है। इसके बाद अगर नॉट की बात करते हैं तो नॉट होता है समुद्री जहाज की गति, और नॉटिकल मील होता है नौ संचालन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है ना।
तो देखो फिर से एक बार, वॉट होती है शक्ति, नॉट में क्या बताया हमने, नॉट में समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील यानी कि नौ संचालन, और कैलोरी ऊष्मा। तो यहाँ पर आप दो तो इजीली मैच कर सकते हैं, ठीक है। वॉट में क्या हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी, कैलोरी में हो जाएगी ऊष्मा, ठीक है। और नॉटिकल मील क्या हो जाएगा, नौ संचालन, और नॉट में समुद्री जहाज की गति। तो यहाँ पर आप देख कर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो वही इस तरह से आपको देखना है कि जूल में क्या मापते हैं हम, कार्य को, ठीक है। एम्पियर में हमारी होती है धारा, वॉट में हम क्या मापते हैं, सामर्थ्य को, है ना। कैलोरी में ऊष्मा हो जाएगी, वोल्ट में विभवांतर, और वॉट में हो जाएगा सामर्थ्य यानी कि ऊर्जा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जूल है, जूल में कार्य हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर धारा हो जाएगी, वॉट क्या हो जाएगा, सामर्थ्य, वोल्ट में हो जाता है विभवांतर, और कैलोरी में हम किसको मापते हैं, ऊष्मा को मापते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। तो देखो हमने अभी पढ़ा है कि नॉट, नॉटिकल मील और एंगस्ट्रॉम प्रकाश वर्ष, है ना, ये पढ़ चुके हैं। देखो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक होता है, लेकिन समय लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है, यहाँ समय लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सब सही है। नॉट में जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील से नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, एंगस्ट्रॉम में हम तरंगदैर्ध्य को मापते हैं, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में, और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पर आंसर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, अभी अभी हमने पढ़ा है, तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 746, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आ जाएँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है किसका कौन सा यहाँ पर मात्रक होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर उच्च वेग, उच्च वेग का क्या हो जाता है, उच्च वेग होता है आपका मैक में, ठीक है। उच्च वेग किस में होता है, आपका मैक में मापा जाता है। हाई अगर वेलोसिटी होगी उसको आप मैक में मापेंगे, ठीक है। इसके बाद तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल में यानी कि प्रेशर, और ऊर्जा जूल में, ठीक है। यहाँ पर आप 2 या 3 भी अगर मैच कर देते हो तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो हाई वेलोसिटी यानी कि उच्च वेग किस में, मैक में, तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में, और दाब यानी कि प्रेशर पास्कल में, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी किस में मापी जाएगी, जूल में मापी जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है डैश से। मतलब जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का है, तो पास्कल किसका है, दाब का यानी कि दबाव का, है ना। हम ये जानते हैं, हमने पढ़ा है कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक माइक्रोन कितने मिलीलीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक माइक्रोन में मीटर कितने होते हैं, 10⁻⁻6 होते हैं। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर। और इसको अगर आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलीलीटर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/1000 मिलीलीटर, ठीक है। यानी कि 10⁻³ मिलीलीटर। अगर एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर है तो 10⁻³ क्या होंगे, मिलीलीटर्स होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो एक माइक्रोन में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 10⁻⁻6 तो मीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻4। नेक्स्ट पर बात करते हैं, इनमें से कौन सा मैच नहीं है, ठीक है। तो डेसिबल क्या होता है, डेसिबल, डेसिबल होता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई। ध्वनि में कितनी प्रबलता है उसको मापेंगे डेसिबल से। अश्व शक्ति क्या है, शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है।
और क्या सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है? नहीं, सेल्सियस में तो हम टेम्परेचर को मापते हैं, तो यहाँ पर रॉन्ग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस में हम मापते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं। ऊष्मा की इकाई नहीं है, इनमें से ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा कैलोरी, किलो कैलोरी और सेम ही है, किलो जूल किलो कैलोरी में हम ऊष्मा को मापते हैं, लेकिन वॉट में नहीं मापते। वॉट तो पावर का मात्रक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 35 क्या कहता है? ऊष्मा की इकाई किस इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखो, सेंटीग्रेड हमें पता है कि टेम्परेचर की इकाई होती है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊष्मा की इकाई कैलोरी है, जूल है, अर्ग भी है। ऊष्मा की इकाई कैलोरी भी है, जूल भी है और अर्ग भी है। क्या नहीं है? तो सेंटीग्रेड नहीं है। हम अच्छे से इसको जानते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का क्या मतलब है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। वेल नोन है, आप सभी को ये पता होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम की। ये कुछ डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो ध्यान रखनी है आपको, और एग्ज़ाम में ये पूछी गई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम? 10⁻⁻12 ग्राम होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पास्कल किसकी इकाई है? हम पढ़ चुके हैं, पास्कल दाब की इकाई है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप देखिएगा खुद ही ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की, यानी कि प्रेशर की। दाब की इकाई क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? दाब की इकाई हमने पढ़ा कि दाब की इकाई तो पास्कल है। यहाँ पर ऑप्शन में पास्कल तो नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो देखो, पास्कल की जो वैल्यू होती है, पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर पास्कल की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है तो वो आंसर आपको टिक करना होगा। ठीक है, पास्कल दाब की इकाई है और ये क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। पास्कल बराबर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक पूछा है, तो दाब यानी कि प्रेशर। अब देख लो, इसमें कहीं ना तो पास्कल है ना ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं पारिस्थितिक दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने टर्म सुनी होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका क्या मात्रक होता है? तो आप ध्यान रखेंगे, ओम इसका नहीं होता, नॉट नहीं होता है, ना जूल होता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बच रहा है? तो वो बच रहा है बार, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में आप मेजर करोगे? बार में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में मेजर करोगे? बार में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर आपको थोड़ा इसको समझना होगा, इसकी कैलकुलेशन को। देखो किस तरह से, एक डाइन में कितने किलोग्राम होते हैं? अगर आप देखें तो एक डाइन में 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम होते हैं। ये एक डाइन में किलोग्राम है, और एक बार में 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो एक बार की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 10⁻डाइन पर 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि क्या होती हैं? जिनमें दिशा नहीं होती है, और जिनमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, वो सदिश राशियाँ होती हैं। अदिश राशि मतलब उनमें दिशा नहीं होती। तो इनमें पूछा है कौन सी अदिश राशि है? तो यहाँ पर जो दाब है वो अदिश राशि है, जबकि बल, वेग और त्वरण ये सदिश राशियाँ हैं, और जबकि जो दाब है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? मतलब आपसे पूछा है कि एक बैरल में तेल जो होता है कितने लीटर होता है? तो आप ध्यान रखेंगे 159 लीटर। एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है? तेल को बैरल में कई बार मापा जाता है, तो आपसे ये पूछा है कि एक बैरल में कितने लीटर तेल होगा? तो 159 लीटर्स। 159 लीटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। न्यूनतम मतलब लंबाई के हम बहुत सारी यूनिट्स देखते हैं, सेंटीमीटर, मीटर,
किलोमीटर, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी इकाई जो लंबाई की है वो यहाँ पर आपसे पूछी है, लंबाई की न्यूनतम इकाई, तो फर्मी मीटर। कई बार आप नैनोमीटर लगा देते हो या माइक्रोन, लेकिन जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, फर्मी मीटर है। आप इसको नहीं भूलना, ध्यान रखना, फर्मी मीटर। नेक्स्ट पर बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है फिर से, ठीक है। तो देख लेते हैं क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, प्रवाह की दर, जो फ्लो हो रहा है ना, रेट ऑफ फ्लो है, उसको आप क्यूसेक में मापते हैं। आपने कई बार देखा है कि समुद्र में क्यूसेक में पानी को मापा जाता है, तो जो प्रवाह की दर है वो किस में होती है, क्यूसेक में। इसके बाद बाइट की बात करें तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, बाइट कंप्यूटर में होती है बाइट। रिक्टर की बात करते हैं तो रिक्टर भूकंप की तीव्रता को नापता है। और बार किसका मात्रक है, बार है दाब का मात्रक, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने पढ़ा था उसका मात्रक होता है बार, तो ये वही है। तो क्यूसेक में आप क्या मापते हो, प्रवाह की दर। बाइट कंप्यूटर का शब्द है, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता, और बार से आप दाब को मापते हैं। नेक्स्ट पर बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो अभी हमने देखा क्यूसेक में जल का बहाव, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, क्यूसेक में उसको मापते हैं जल का बहाव, कितनी स्पीड में है, वो किससे हम मापते हैं, क्यूसेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। मतलब अगर आपको ओजोन की मोटाई, ओजोन लेयर की मोटाई को मापना है तो उसकी इकाई में से कौन सी है, तो वो है डॉप्सन, ठीक है। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन। डॉप्सन से हम ओजोन परत की मोटाई को माप सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, डॉप्सन किसकी इकाई है, अभी हमने देखा, तो ओजोन परत को मापने की इकाई है, ठीक है। डॉप्सन किसकी इकाई है, ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई होती है डॉप्सन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो होगा मापक यंत्र और पैमाने। आपका रिवीजन यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। आपने आई होप पहले से भी कुछ ज़रूर पढ़ रखा होगा साइंस में। तो आप सभी जो आने वाले वीडियोस हैं और इनको ज़रूर देखें और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करें। थैंक यू।